हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई लोगों? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे कल ना एक पूरा टॉपिक हो गया था जिसका नाम क्या था हमारे पास में। एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद में हमने क्या करा था बेटा जी, ऑक्सीकरण और अपचयन। सही बात है। अब हमको ना कौन सा टॉपिक शुरू करना है? धातु, अधातु और उपधातु। वैसे तो आपके धातु और अधातु करके ही टॉपिक है ना? पर हम क्या करेंगे भाई लोगों, हल्का सा उपधातु भी पढ़ेंगे जिससे हमको दिक्कत ना रहे। स्टार्ट कर दूं मैं आज? चलो, सबसे पहले मैं धातु जिसे हम मेटल्स बोलते हैं, अधातु जिसे हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, और एंड और उपधातु को हम क्या बोलते हैं भाई लोगों? मेटेलोइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलोइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलोइड्स। सही है। अगर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो इन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि हमारी जो आवर्त सारणी है पूरी भर चुकी है। आवर्त सारणी जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई लोगों? पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो भाई साहब मोजले ने बनाई थी। कितने तत्व है? 118। किसने दी थी भाई साहब? हेनरी मोजले ने। क्या नाम है उनका? हेनरी मोजले। कितने तत्व है? 118। कितने तत्व है? 118। हमको 1 से लेकर के 30 तक के तत्व तो हमको पता होने चाहिए। थोड़ा साइंस बैकग्राउंड होते हुए हमको कितने तत्व पता होने चाहिए? एटलीस्ट 30। क्योंकि 24, 25, 26, 27 जिंक तक के तत्व देख लिए गए हैं अभी तक के कंपटीशन एग्जाम में। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा बहुत नहीं तो कम से कम 30 तत्व तो हम याद कर सकते हैं। मैडम कहीं यहाँ होगा, मैं कराऊंगी भाई, तू टेंशन मत लो, है ना? हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से। आवर्त सारणी में अभी तक हमारे पास में कितने तत्व है? कितने तत्व है? कितने तत्व है अभी तक? 118। कितने तत्व है? 118। सही है। अगर हम पी ब्लॉक, कितने ब्लॉक होते हैं, कितने वर्ग होते हैं जिसमें तत्व को बांटा गया है? 4, है ना? तत्वों का वर्गीकरण कितने में किया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कितने में किया गया है? तत्वों का वर्गीकरण कितने में किया गया है भाई लोगों? 4 ब्लॉक्स में किया गया है। 4 ब्लॉकों में किया गया है। कौन कौन सा आता है हमारे पास में? एस, पी, डी एंड एफ। ये सब स्मॉल है ना? एस, पी, डी एंड एफ, ये हमारे ब्लॉक्स बनते हैं। बहुत ढंग से सुनना। ये जो पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक में तीनों की तीनों चिरकुट मिलेंगे। कौन? धातु भी मिलेगा, अधातु भी मिलेगा और उपधातु भी मिलेगा। मतलब एकमात्र ऐसा पी ब्लॉक है जिसमें तीनों तरह की एलिमेंट्स मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, है ना? तीनों तरीके के। कौन भाई लोगों? इसमें मेटल भी दिखाई दे जाएगा आपको। इसमें क्या दिखाई दे जाएगा? नॉन मेटल भी दिखाई दे जाएगा। हल्का फुल्का अंग्रेजी चलने दू। और इसमें क्या दिखाई दे जाएगा भाई साहब आपको? मेटेलोइड्स। क्या दिखाई दे जाएगा? मेटेलोइड्स। एम आई राइट? क्या दिखाई दे रहा है आपको? पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों कैटेगरी का एलिमेंट मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड्स। यहां तक कोई दिक्कत है? आप बोलोगे मैडम तो फिर एस, डी और एफ में मैंने कहा ऑलवेज मेटल। क्या दिखाई देगा हमको? ओनली मेटल। क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किसमें सभी तत्व मेटल नहीं होते? किसमें नहीं होते? सभी तत्व पी में। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों तरीके के एलिमेंट मिलते हैं? पी ब्लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें हमको पी भी दिखाई देगा, सॉरी मेटल भी दिखाई देगा, नॉन मेटल भी दिखाई देगा और मेटलोइड्स भी दिखाई देगा? कौन सा? पी ब्लॉक। हमारी आवर्त सारणी के जनक कौन है? अभी आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? हेनरी मोजले ने। सही बात है। कितने तत्व है? 118। इन भाई साहब ने, हेनरी मोजले भाई साहब ने जो आवर्त सारणी जमाई थी, है ना? क्या जमाई थी भाई लोगों? इन हेनरी मोजले साहब ने जो आवर्त सारणी जमाई थी, ठीक है, वो किस हिसाब से जमाई थी?
परमाणु क्रमांक के अनुसार, परमाणु क्रमांक बोले तो जेड, परमाणु क्रमांक बोले तो जेड, है ना। जेड बोले तो भाई साहब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर क्या किया था भाई साहब, के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर किया था, परमाणु क्रमांक जेड। बाकी इससे पहले के जो भी साइंटिस्ट आए थे, जैसे हम उसकी बात करें, क्या नाम है, न्यूलैंड हो गया हमारे पास में, लोथर मेयर हो गया हमारे पास में, ठीक है, और ये क्या नाम है, मैंडलीफ हो गया, इन सब ने परमाणु भार के हिसाब से, अब ये परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्या बला है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हेनरी मोजले एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था, परमाणु क्रमांक। एक बार बैठो तो सही, किसके आधार पर किया था, परमाणु। भाई साहब बाद में लिखना प्लीज, सीधे बैठे हैं आप, कोशिश करा करो कोने में मत बैठो, तो सीटें खाली पड़ी रहती है, अपने आगे बैठा करो, थोड़ा आगे बैठा करो। एक तो क्या है कि तुम सिराना लगा के बैठ जाते हो, है ना। ये रीढ़ की हड्डी के बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रीढ़ की हड्डी का, ये हमारी वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है। बाकी तुम ज्यादा जानते हो, मैं थोड़ा कम जानती हूँ इन सब चीजों के बारे में, पर मैं एक चीज जानती हूँ, अगर ये सीधी रहेगी ना तो हमारे दिमाग को ना संकेत मिलता है कि भाई साहब एक्टिव मिल रहा है, एक्टिव हो, शरीर क्या है हमारे पास में, एक्टिव है, तो दिमाग चलेगा। और यूं बैठे मामला खराब, आगे स्टैंड लगा दिया, ये डाटा टेक लिया, अरे यूं बैठे गए, तुम इतने भी इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ाई में, तो यूं करते ही तो निन्नी आने लग जाएगी तुमको, फिर तुम देख लो भाई। सच में एक्टिव होकर के बैठा करो, ये आपकी पर्सनालिटी भी बूस्ट करता है। आपके कहे हुए शब्द और आपका बॉडी पोस्चर आपकी पर्सनालिटी बनाता है, और पर्सनालिटी से क्या कुछ नहीं हो सकता तुम देख लेना। एक ऑफिसर से जाकर के मिलो तुम, जो आईएएस ऑफिसर है, जो अच्छी पोस्ट पे है ना, और एक ऐसे ही नॉर्मल लोगों से मिला है। कल अभी बाहर जाते हो तुम लोग, कैसे गालियां देते हुए जाते हो, तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है, माँ बहन की गालियां चलती है इन लोगों के, क्लियर गालियां देते हैं, क्लियर गालियां, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हम कहां बैठे हैं, और नीचे तुम लोगों को चलो हमको सुनाई दे रही है, चलो दैट इज ओके, है ना। बाहर जाएगा, देखो इस संस्थान में ये बच्चे पढ़ते हैं गवार, सबको आती है गालियां, पीएचडी करी हुई है सबने, छोड़ो तुम, है ना। इतनी जल्दी पढ़ाई नहीं सीखते जितनी जल्दी गालियां सीखते। ये कूल बनते हैं ना, या आई एम कूल बॉय, आई एम कूल गर्ल, ये गलत बात है। ये आपकी पर्सनालिटी और ये खराब, इतना गंदा खराब करेगा। अगर मैं कंटिन्यूअस गाली बोलती आऊंगी ना, तो मेरा सेंटेंस से पहले 3 गालियां निकलेगी, ये अच्छी बात नहीं है। कितना नेगेटिव है, मतलब तुम है ना जिनसे जन्म लिए हो उनसे ही, उनको ही तुम जाने किस किस तरीके से कितनी भद्दी गालियां देकर के बोलते हो। तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है। क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? पढ़ाई करने से पहले अपना पर्सनालिटी सुधारो, एटलीस्ट अपनी जबान पे लगाम लगाओ। आवाज करते आते, वो ऊपर से नीचे से आवाज दे रहा था, उसको मैं बोल भी नहीं सकती, ऐसा शब्द बोल रहा था, ऊपर आ गया, हम लोग बैठे, तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है, गालियां देते चलते हैं। ऐसे तुम्हारे माँ बाप सिखा के भेजते हैं यहाँ पे, तुम्हारे माँ बाप के संस्कारों को प्रदर्शित कर रहे हो तुम यहाँ पे। ये मैंने बर्दाश्त कल कर लिया, आज की बात नहीं करूंगी, ध्यान रखना। मैं शांति से बैठा करो, शांति से आया जाया करो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे संस्कार दाव पे लगते हैं ऐसी चीजों से। आ जाओ वापस बैक, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हेनरी मोजले क्या बोल रहे हैं भाई साहब, परमाणु क्रमांक जेड पी की संख्या के आधार पर क्या किया था भाई साहब, तत्वों का वर्गीकरण, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया भाई साहब, है ना, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर या एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई साहब? परमाणु क्रमांक के अनुसार अगर मैं बात करूं तो परमाणु क्रमांक परमाणु में निहित प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब ना उसके बारे में भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं और ढंग से बात करूं तो इससे पहले के साइंटिस्ट ने परमाणु भार दिया था। परमाणु भार का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को मिलाकर के परमाणु भार बनता है। और परमाणु क्रमांक के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो भाई साहब केवल और केवल प्रोटॉनों की संख्या ही क्या बनाती है आपके पास में, परमाणु क्रमांक। क्या बनाती है? परमाणु। एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट क्वेश्चन बना हुआ है, किसने परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किया? हेनरी मोजले ने। किसने किया? हेनरी मोजले ने। ठीक है, तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर किसने किया भाई लोगों? हेनरी मोजले ने। किसने किया?
हेनरी मोजले ने। कितने? 4 ब्लॉक। एकमात्र ऐसा ब्लॉक जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, धातु, अधातु, थोड़ा साथ में अब बोला करो, धातु, अधातु और उपधातु हमको दिखाई देती है ना। लेटेस्ट वर्गीकरण किसने कर रखा है? हेनरी मोजले। किसके आधार पर कर रखा है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या। क्या होता है परमाणु क्रमांक का मतलब? प्रोटोनों की संख्या। अभी तक कितने तत्व है? 118। एकमात्र ऐसा ब्लॉक जिसमें तीनों मिलेंगे, पी ब्लॉक। बाकी एस, डी और एफ में कौन सा है? मेटल, मेटल है। सही बात है। ये हमारा पूरा काम हो गया। अभी ये इंट्रोडक्शन था एक्चुअली, केवल और केवल। अब सुनना, अगर हम बात करते हैं भाई लोगों कि आप बोल रहे हो ना मैडम ये प्रोटॉन क्या बला है, ये हमारे पास में ना इलेक्ट्रॉन क्या बला है, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। देखना ध्यान से, आवाज नहीं करेंगे आप। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये मान लो हमारे पास में कोई एटम है। क्या नाम है भाई का? एटम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं भाई लोगों? परमाणु। क्या है? परमाणु। ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक बोले तो न्यूक्लियस, नाभिक बोले तो न्यूक्लियस। मैं इसको बोल रही हूं भाई साहब, ये क्या है हमारे पास में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोले तो नाभिक। हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लो कि क्या बला है, क्या है, ये क्या सीन है। इसमें कौन कौन बैठा रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिटिव बनोगे तो एक जगह स्थिर हो जाओगे, नेगेटिव बनोगे तो चक्कर लगाते रहोगे। मोटिवेशन ऑफ द डे। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव रहोगे तो देखो न्यूक्लियस में बैठे रहोगे, शांति से बैठे रहोगे, इत्मीनान से बैठे रहोगे, पॉजिटिव है ना। और जो नेगेटिव है वो क्या करता रहता है बेटा जी? हमेशा चक्कर लगाता रहता है। सही है। अगर हम बात करें तो भाई साहब जेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं भाई लोगों? परमाणु क्रमांक, है ना। परमाणु क्रमांक का मतलब हम बोले तो एटॉमिक नंबर। यस और नो? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। हाँ या ना? क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। किसी को कोई ऐतराज इस चीज में? अगर हम आते हैं ए पर, दिस इज कॉल्ड परमाणु भार। इसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार। परमाणु भार बोले तो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या बोलते हैं हम इसको? एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन के ऊपर मैंने क्या लगाया? 0। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। उदासीन मतलब नहीं है, भाड़ में जाए। प्रोटॉन क्या हो रहा है? पॉजिटिव। सब बढ़िया। ये हो रहा है कुछ भी कर लो भाई साहब, नेगेटिव है। ये भी गंदा, ये भी गंदा, ये भी गंदा। ठीक है, ये क्या होना है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। नाभिक में कौन बैठा रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक किससे बनता है? प्रोटॉनों की संख्या से। ये जो परमाणु भार बनता है या परमाणु द्रव्यमान बनता है, द्रव्यमान संख्या बनती है, वो किससे बनती है? P+N से। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये मान लो कोई तत्व है X। आधे लोग खो गए भाई, कौन है भाई साहब? ये X। हाँ जी, है ना। कोई मान लो कोई परमाणु है, अगर मैं इसमें जाऊं तो भाई लोगों नीचे की ओर बैठा रहेगा वो कौन होता है? जेड। कौन बैठा रहता है? जेड। जेड मतलब प्रोटॉनों की संख्या। रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, उसके यहां माथे पर कौन बैठा रहेगा? ए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 2He4, इसका मतलब क्या है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2। इसका द्रव्यमान कितना है? 4। जैसे 6C12, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसका भार कितना है? 12। भार मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। 12 में से 6 गए तो कितने बचे? 6। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, दिमाग लग गया कि गया? लग गया। ठीक है, मैंने कहा कि यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? P+N0। एम आई राइट? इसका मतलब क्या हो गया भाई लोगों? P+। अगर मैं इस पूरे में से इस 2 को हटा दूं, इस P को हटा दूं, तो P से P कैंसल, कौन बचा? N। कौन बचा? N। पल्ले पड़ गई। एक कॉन्सेप्ट और सिखाया है मैंने यहां पर। किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो देन आस्क। ओके, पूछोगे तो आइडिया लगेगा मेरे को कि गलती कहाँ हो रही है या मेरे को पढ़ाने में कहाँ दिक्कत आ रही है।
पूछ लेना ना, यहां तक पल्ले पड़ गया। तो अल्टीमेटली हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे। इसका भाई इसका नाम क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट। पल्ले पड़ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत है यहां पर? बोलो बड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं 1 से लेकर के 30 तक के तत्व। उससे पहले तुम शांति से इसको लिख लो एक बार। दीदी हो तुमको दिखाई दे रहा है क्या लास्ट में? हैं? ये आगे तो दोनों ये दीवारें खड़ी हो गई हैं। ये छोटे छोटे से तो तुम हो, आगे आगे बैठा करो ना। काय होगो? लिख लिया? एक दो दिन के अंदर अंदर आपको ना 20-30 क्वेश्चंस का ना जो चैप्टर पढ़ा दिया है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उनको करना, जो नहीं आए क्लासरूम में पूछना। वो सारे के सारे PYQ रहेंगे। प्लस मैं जेट के भी देख रही हूँ अभी, सॉरी जेट के को LSA के भी पेपर देख रही हूँ आपके, है ना। LSA में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन बना था आपके, लास्ट जो अभी चैप्टर पढ़ाया था मैंने। देखो क्वेश्चन था, देखो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में लास्ट बना था क्वेश्चन, है ना, लास्ट ईयर। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी में देखे जाते हैं? पहला ऑप्शन था अपघटन और आवर्त वर्धनीयता, दूसरा था अपघटन और अवक्षेपण, तीसरा था संचारण और विकृतगंधिता, और चौथा था आघात वर्धनीयता और तन्यता। बताओ। अभी लिखवा दूंगी क्वेश्चन, लास्ट ईयर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था आपके LSA के पेपर में। ठीक है, अभी लिखवा दूंगी इस क्वेश्चन को, आना चाहिए अब, है ना। हो गया ये, आगे बढ़ जाओ।
लिखो इसको। लिखो इसको। और कोई भी चैप्टर पूरा हो तो एक पेज छोड़ दिया करो। कुछ भी मान लो नया कोई आपको डेटा मिला वहां लिखने के लिए, ये हमेशा किया करो, एक पेज छोड़ दिया करो। कितने महीने हो गए आपका ये बैच चलते हुए? सॉरी? हाँ, 6 से 8 महीने जर्नली ना। ये भाई 2 साल कैसे बोल रहे हैं? नहीं, आपको बैठे हुए हो गए होंगे, मैं जर्नली पूछ रही हूँ। 6 से 8 महीने, एम आई राइट? कोई भी कंपटीशन जर्नली 70% पे निकल जाता है, कोई भी कंपटीशन। अरे कोई भी कंपटीशन कितने परसेंटेज पे निकल जाता है? कितने लोग फॉर्म भरते हैं एलएसए का? 37,000। सीट कितनी थी? 2700। वाह, अच्छा है फिर तो। दस 10% तैयारी करते हैं ओनली। फॉर्म तो तेरा भाई भी भर देगा। 10% निकालू तो 3700। सीट चाहिए थी तुमको 2700 में से एक। बहुत अच्छा है, आराम से डिजर्व कर सकते हो। हल्की सी मेहनत, और मेहनत में क्या आता है? रिवीजन। पढ़ते सारा हो, रिवीजन कितनी बार किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर रिवीजन कर रहे हो अच्छे से तो सिलेक्शन के पास हो। नहीं हो रहा है, कॉपियों पे कॉपियां भरे जा रहे हो, तो सॉरी, नहीं, बिना रिवीजन हो ही नहीं सकता। रिवीजन अभी चलती क्लास में भी होना चाहिए। अब एग्जाम पास आ रही है तो रिवीजन आपको होना चाहिए बहुत ढंग से। इवन एग्जाम आते आते 4 से 5 बार रिवीजन जाता है। किसी भी कैंडिडेट से जिसका सिलेक्शन हो चुका है उससे पूछना रिवीजन कितना किया, अपने आप आइडिया लग जाएगा। रिवीजन अगर आप नहीं करते हो ना तो फिर पार नहीं पड़ेगी। रिवीजन 2-3 तरीके से जाता है। एक तो जब सिलेबस चल रहा होता है तब भी हो जाता है 1-2 बार, तो कि आज चलो ठीक है, आज वो मन नहीं है ज्यादा पढ़ने का, तो ले ऐसे ही चलती फिरती सूगली से साइंस उठा ली, है ना, ऐसे पढ़ते पढ़ते ले क्वेश्चंस कर लिए। इस तरीके की चीजें खुद में होनी चाहिए। ये आपको ना ही कोई कोचिंग बताएगा, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर बताएगा। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन नहीं कर रहे हो, कॉपियों पे कॉपियां भरे जा रहे हो, तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कितना डेटा याद रखोगे? लिमिटेड है भाई, ये माथा लिमिटेड है तुम्हारा। रिवीजन एक वीक में भी उस चीज का 2-3 बार रिवीजन हो जाता है तो आप क्या ना, वो टिक जाती है, स्थिर हो जाती है चीज। बाकी चलते फिरते तो हाँ रहेगी। बढ़ जाओ आगे। लिख लिया सबने? रिवीजन मस्ट। साइंस का ही रिवीजन करके देख लेना अपने आप ही। अभी तक तो 3 क्लासें हुई हैं अपनी, 2 क्लासें हो गई थी ना कल, नहीं आज क्या है, गुरुवार, 4थी क्लास आज, है ना। तो आप लोग क्या करना, रिवीजन करना चालू कर देना अपने आप ही। साइंस से अपने आप ही पता चल जाएगा तुमको रिवीजन कितना सही है। साइंस में अप्लाई करके देख लेना। जा करके इस चीज को तो 1-2 बार कर लेना, फिर सुबह उठ करके फिर एक बार रिवीजन कर लेना। यहाँ क्लासरूम में आते हो 5 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन हो जाना चाहिए। मैडम आए उससे पहले चेप दो काम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।